नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। बलरामपुर जिले के बरियों चौकी क्षेत्र स्थित बगिमा गांव में संचालित एक ढाबे में पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है, लेकिन पूरे मामले की खुलासा पुलिस पूरे रिकॉर्ड खंगालने के बाद करेगी। गौरतलब है कि NH 343 स्थित बगिमा संचालित रविंद्र तिवारी के ढाबे में पुलिस ने एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पुष्टि कुसमी SDOP मनोज तिर्की ने कर दी है। पुलिस ने ढाबे के सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अब पकड़े गए नक्सलियों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली 2 वर्ष पूर्व सामरी थाना क्षेत्र के हिंडाल्को माइंस में हुए आगजनी की घटना में शामिल था। अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज अस्पताल चोरों के लिए महफूज ठिकाना बन गया है। इस अस्पताल में आए दिन चोरी होती है, लेकिन आरोपी बहुत कम ही पकड़े जाते हैं और यही वजह है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अस्पताल में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मौजूदा घटना में चोरों ने अस्पताल के HCN बिल्डिंग के चोरी को वारदात को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने 15 से अधिक मरीजों के परिजनों को मोबाइल और रुपए पार कर दिए हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा के लिहाज से चारों ओर CCTV कैमरे लगाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये कैमरे बंद हैं या चालू हैं, इस बात का पुष्टि इसी बात से होती है कि यहाँ लगातार चोरी की वारदात हो रही है, लेकिन चोर कभी भी CCTV कैमरे में कैद नहीं होते हैं। इस बार भी चोरी की वारदात अस्पताल के MCH बिल्डिंग के शिशु वार्ड में हुई है, जहाँ चोरों ने मरीज बच्चों के 15 परिजनों के मोबाइल और 5 परिजनों के हजारों रुपए नकद पार कर दिए हैं। सुबह करीब 3 बजे जब कुछ परिजनों को चोरी की आहट हुई तो उन्होंने उठकर चोरों का पीछा किया, लेकिन तब तक वो कहीं फरार हो गए थे। मैं शिशु वार्ड में चौथा तल पर भर्ती हुआ था लड़की को लेके। रात में जब सो के 3 बजे उठा तो मोबाइल को देख रहा हूँ तो बैग में है नहीं, ना मोबाइल ना बैग। उसमें पैसा भी था 10,000 और बैग 2 मोबाइल भी था, और दोनों को लेकर जब भाग रहा था तीसरा तल में जब आए तो सिम तो मिल गया, लेकिन मोबाइल को लेकर डांट रहा था। इसी दौरान हम लोग दौड़ाए, लेकिन वो पकड़ाया नहीं, भागते गया। इस वजह से सब लोग दौड़ रहे थे, हॉस्पिटल के लोग भी निकलने लगे, दौड़ने लगे, चिल्लाया तो, लेकिन पकड़ाया नहीं, कहीं घुस गया वो। बाल घूम गया है 4-5 ठो में से, वही तो चोरी हो गया है आज रात में। रात को कहाँ से घुसा है पर मालूम नहीं है, उसका चेहरा हम लोग नहीं देखेंगे। 5 आदमी का इन लोग का कागज सारी, आधार कार्ड, बैग सारी इनका ले गया था तो फेंक दिया है बैग। सब चीज़ की दिक्कत है, मोबाइल का तो ज़्यादा है, आधार कार्ड का ज़्यादा है, वोट का आईडी कार्ड का ज़्यादा है, रेशन कार्ड का ज़्यादा है दिक्कत। मोबाइल का कितना कुछ था। रात में देखिए भैया, दिन भर तो हम लोग थके हुए थे ऑपरेशन के चक्कर में। रात को हम खाना खा के सो गए। हमारे पर्स में पैसा था, पर्स तो नहीं रखा था, पैसा था पैकेट में, मोबाइल था, वो रात को निकाल के और ले गया। अब मेरे को जानकारी नहीं चला। मेरे को 3 बजे जब मेरी परिवार फ़ोन की या फिर उठाने आई, उठ के देखा तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, पैसा भी नहीं था। फिर क्या पता चला, फिर आके और लोग हड़कंप मच गया कि हमारा भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। फिर हमने 3 बजे से उठ के हम लोग ने पतासाजी करना शुरू किया कि कहाँ गया करके। तो लोग बता रहे हैं कि उसका हुलिया नाटा सा आदमी था, गोरा है और टी-शर्ट पहना है ग्रीन कलर का, रेड कलर का उसमें पट्टी बंधा हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इतनी बड़ी चोरी की वारदात के बाद जब हमने प्रबंधन से इस घटना की जानकारी ली तो उन्होंने ऐसे किसी प्रकार की सूचना होने से इनकार किया है, जबकि तब तक चोरी की घटना को घंटों बीत गया था। इतना ही नहीं, अस्पताल के अधीक्षक की माने तो ऐसी घटना को CCTV फुटेज में देखा जाएगा, लेकिन मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस मोबाइल लोकेशन के हिसाब से कार्रवाई कर सकती है। जानकारी के मुताबिक मरीजों और उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए अस्पताल में CCTV कैमरा के अलावा गार्डों की भी तैनातगी की गई है। लेकिन चोरी की इस घटना और अस्पताल अधीक्षक के बयान से ये लगता है कि अस्पताल में सुरक्षा के उपाय केवल दिखावे के लिए हैं। मेरे को अभी जानकारी नहीं हुई है, मेरे पास ऐसा किसी तरह की शिकायत नहीं आई है, लेकिन जैसा कि आपने बताया यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो गलत है। हम उसका थोड़ा सा लोगों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर अपना सामान, अपना मोबाइल, पर्स वगैरह अपना स्वयं सुरक्षित रखें, और कोई भी थर्ड पर्सन आता है, कोई भी ऐसा संदिग्ध लोग आते हैं उसको तत्काल सूचित करें।
और हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ घूमते हुए उसको इन्वेस्टिगेट करके पुलिस को उसकी जानकारी पुलिस को देंगे। पुलिस अपने स्तर पे इसकी जांच करेगी। और जहाँ तक मोबाइल चोरी का है तो मोबाइल तो साइबर सेल को देने से मोबाइल काफ़ी कई बार उसका लोकेशन पता चल जाता है। इससे शायद साइबर सेल का हेल्प लेना पड़े तो जैसे भी परिजनों का शिकायत आएगा हम उसको साइबर सेल को देंगे। सीसीटीवी कैमरा का हेल्प लेंगे क्योंकि वो एमसीएच बिल्डिंग में हुआ है, वहाँ पर सीसीटीवी हमारा एक्टिव अभी नहीं है। लेकिन उससे पता चलेगा नहीं सीसीटीवी क्योंकि वो जो भी मोबाइल लेके ऐसे लेके जाएगा नहीं, वो तो मोबाइल को चुपचाप हाथ में रख लेगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि वही व्यक्ति की कौन है, तो मोबाइल लेके जा रहा है, किसका मोबाइल लेके जा रहा है। छीना झपटी होगा तब पता चल जाएगा कि हाँ इसका मोबाइल छीन के ले जा रहा है। लेकिन वैसे चुपचाप किसी को उठा लेगा तो वैसे पता करना बहुत मुश्किल है। केवल उसको मोबाइल का लोकेशन और मोबाइल के यूटिलिटी के हिसाब से ही पता किया जा सकता है कि वो मोबाइल उसके पास कहाँ से आया। इससे पहले पिछले वर्षों में अस्पताल से सैकड़ों मरीज के परिजनों के साइकिल, मोटरसाइकिल और मोबाइल समेत कई अन्य सामग्री की चोरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पंगु बना है। बहरहाल 15 मरीज के परिजनों के मोबाइल और हजारों रुपए की चोरी हो जाने वाले इस मामले में प्रबंधन पुलिस की क्या मदद करता है और पुलिस कितना जल्द आरोपियों तक पहुंचती है, यह कह पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सरगुजा जिले के कुन्नी पुलिस चौकी में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक का इतना ज़्यादा आतंक था कि ग्रामीण उसके खिलाफ बोलने से भी डरते थे, लेकिन जब प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया तब क्षेत्र के सकरिया गांव के लोगों ने उसके उगाही का बड़ा पर्दाफाश किया है। सरगुजा जिले के कुन्नी पुलिस चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष तिवारी का आतंक की कहानी उनसे लाइन अटैच होने के बाद उजागर हो रही है। दरअसल बीते 19 मई को इलाके के सकरिया गांव के रहने वाले सुखराम मझवार ने चौकी पहुंचकर यह शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव में रहने वाले शोभित राम ने जमीन विवाद के मामले में उसके पिता की हत्या कर दी है, जिसके बाद प्रधान आरक्षक मनीष तिवारी और कुछ आरक्षक आरोपी को पकड़ने की जगह गांव के सरपंच को पकड़कर चौकी ले आए थे और सरपंच को हत्या के मामले में फंसाने की बात कहकर उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। लिहाजा यह सौदा 70,000 में तय हुआ और सरपंच नोहर साय ने गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करके पुलिस वालों को ये रकम अदा कर दी। इसकी सच्चाई और मनीष तिवारी का आतंक सरपंच की आंख से छलक रहे आंसू खुद बयां कर रहे हैं। मांगे भैया मन से मैं जेल भेजूंगा, बोला मैं अनावश्यक भेजूंगा, तुम झूठ बोल रहे हो करके बोले मेरे को। अच्छा, तुम्हारा बात हम नहीं मानेंगे बोले। तो कर्जे में तो फंसा हूँ मैं, क्या चाहूँ, बहुत गलत हुआ सर। मैं जबकि उसे गलत काम ही नहीं किया था। बोले कि मतलब तुम्हारा बात मैं मानूंगा नहीं, बोले मैं जो कलम चला दूंगा वही सही होगा, बोले आप नहीं बच सकते हो तुम। डर तो गया सर, मतलब बोलने दिया था वो, कुछ भी बात मेरा नहीं सुनते थे। मैं उसका दूसरा दिन दिया मैं 50,000 दिया, फिर उसका तीसरा दिन दिया मतलब 15,000 रुपया। वो वहीं पे मतलब बोला कि मैं इसी का कहने अनुसार मैं भाग गया था बोल। सकरिया गांव के सरपंच नोहर साय के साथ हुई इस घटना को लेकर गांव के लोगों में स्वाभाविक डर का माहौल था। यही वजह है 19 से 20 मई की इस घटना के बाद गांव वाले आज खुलकर बता रहे हैं कि कुन्नी चौकी पुलिस और वहां के लाइन अटैच प्रधान आरक्षक का इलाके में कितना रौब था। इतना ही नहीं, गाँव के लोगों ने बताया कि सरपंच से जब पुलिस वाले रुपयों की मांग कर रहे थे तो वो रोते गिड़गिड़ाते गांव वाले से रुपयों की मदद मांग रहा था। सर ये तो सर गलत है सर, क्योंकि इस टाइप का घुड़की धमकी किसी को भी गलत काम में फंसा कर इस टाइप का मतलब बिना जाने बिना सोचे फंसा कर पैसा लेना सर गलत है। क्योंकि अगर सरपंच साहब से हो सकते तो और पब्लिक को तो और सर घुड़की धमकी करके ऐसे पैसा लूटा जा सकता है, तो सर ये गलत है। सर ये सब हम लोग मतलब कि और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, यही चाहते हैं कि ऐसे घुड़की धमकी करके पैसा ना लूटा जाए। जी सर बता रहे थे कि उतना तो मेरे को बताया नहीं कि कौन व्यक्ति लिया है, पर ये लिए बताए हैं कि यहाँ चौकी वाले मांग रहे हैं। इस मामले को लेकर मीडिया की टीम ने जब कुन्नी थाना प्रभारी से बात की और मर्डर के मामले में सरपंच को जबरन फंसाकर रुपयों की उगाही करने का सवाल किया तो पहले तो उनकी बोलती बंद हो गई। बाद में उन्होंने कहा कि अगर रुपयों की वसूली के प्रामाणिक सबूत मिलेंगे तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सकरिया में प्रार्थी सुखराम मझवार 19 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरा पिताजी को ग्राम सकरिया का ही शोभित राम जमीन संबंधी मामले को लेकर मारपीट कर हत्या कर दिया है और मैं उसी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूं। और रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की पता तलाश की गई। शोभित राम उसी दिन रात में उसके घर में पकड़ाया गया और जिसे थाना पकड़ कर लाए
और दिनांक 20/5/2021 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। संदिग्ध कोई नहीं, नामजद ही था रिपोर्ट, उसमें मेरे कोई जानकारी नहीं है कि सरपंच से कौन पैसा लिया, क्या किया। अब जो वैधानिक अगर उसमें सबूत मिलेगा तो वैधानिक कार्रवाई जो बनेगा वो करेंगे। जिस प्रधान आरक्षक के ऊपर कुन्नी पुलिस चौकी क्षेत्र के लोगों से रुपयों की अवैध उगाही करने का आरोप लग रहा है, वो वही प्रधान आरक्षक है जो कुछ दिन पहले चौकी परिसर में खड़ी अपनी कार में आग लगाने वाले आरोपियों को छेड़ने को लेकर अपने वरिष्ठ अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। बहरहाल सकरिया गांव के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने जिस प्रधान आरक्षक और सिपाही पर रुपए वसूलने का आरोप लगाया है, उनमें से प्रधान आरक्षक को दूसरे मामले में लाइन हाजिर तो कर दिया गया है, लेकिन देखना है कि इस गंभीर आरोप के बाद उससे भी बड़ी कार्रवाई होती है या फिर प्रधान आरक्षक के इस उगाही वाले मामले को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अंबिकापुर शहर के वार्ड क्रमांक 14 के लोगों द्वारा शासकीय भूमि में जबरन शव दफनाए जाने के विरोध कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए स्थानीय लोग ने ऑनलाइन माध्यम से जिला कलेक्टर एवं एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। मामला शहर के नमनाकला स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बगल में पड़ी खाली जमीन का है। अंबिकापुर शहर के नमनाकला इलाके में बने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 200 से अधिक परिवार निवासरत करते हैं और कॉलोनी के बगल में स्थित शासकीय भूमि पर एक सामुदायिक विशेष के द्वारा बीते 15 दिनों से 4 से 5 शव को दफनाया गया है, जिसका कॉलोनी में निवासरत लोगों ने विरोध किया है और बताया है कि शासकीय भूमि पर लोगों के द्वारा शव को दफनाया जा रहा है। उनमें से कुछ शव कोरोना पॉजिटिव लोगों के थे, जबकि शव को दफनाने वालों ने ये दावा किया है कि खाली पड़ी शासकीय भूमि उनके मुक्ति धाम के लिए आवंटित है। कोरोना संक्रमित शव को दफनाने से स्थानीय लोगों को संक्रमण फैलने का डर सता रहा है। साथ ही परिवार में छोटे बच्चे व परिजनों के मन में भय उत्पन्न हो रहा है। यही सब वजह है कि कॉलोनी में निवास करने वालों ने कॉलोनी के बगल में स्थित शासकीय भूमि में शव दफनाने का विरोध किया है। समस्या हो गई कि इस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हम लोग कम से कम 200 से अधिक परिवार निवास करते हैं, 200 से अधिक मकान हैं और एक कॉलोनी के बगल में शासकीय भूमि है जहां पे ईसाई समुदाय के द्वारा लगातार कम से कम 15 दिन से 4-5 डेड बॉडी का यहां पे दफन किया गया है, जिसमें से कई डेड बॉडी कोरोना पॉजिटिव थे। और इस शासकीय भूमि, हम लोग की जानकारी में ये शासकीय भूमि है, लेकिन ये लोग बताते हैं कि हमारा कब्रिस्तान के लिए ये लाट ज़मीन है, जबकि ऐसा नहीं है। और एक तो ये लोग खुले मैदान में दफना रहे हैं डेड बॉडी को, जिससे कोरोना पेशेंट को दफना रहे हैं, तो उससे हमको संक्रमण फैलने का भी डर है। पास में परिवार रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, वो देख के भय उत्पन्न हो रहा है उनके मन में, तो ये इसको बंद करवाया जाए। तो लेके हम लोग कलेक्टर महोदय साहब को और एसडीएम साहब को व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत पत्र भेजा है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम लोग उनके ऑफिस में नहीं जा पाए हैं। बलरामपुर जिले के रामानुगंज बस स्टैंड में आज लावारिस हालत में एक पेटी मिली है। बस स्टैंड में लावारिस पड़ी पेटी को देखकर स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिस सूचना पर रामानुगंज एसडीएम अभिषेक गुप्ता एवं तहसीलदार विवेक चंद्रा पुलिस टीम और नगर पंचायत सीएमओ के साथ मौके पर पहुंचे। इधर अधिकारियों की मौजूदगी में जब लावारिस पेटी को खोला गया तो उस पेटी में दवाई पाई गई। इस मामले को लेकर रामानुजगंज तहसीलदार ने बताया कि आसपास के लोगों से काफ़ी पूछताछ की जा रही है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा है कि यह पेटी किसने यहाँ रखी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पेटी में एंटीबायोटिक और पेन किलर की दवाइयाँ भरी हैं, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि दवाइयाँ आई कहाँ से। हालांकि इसे जब्त करते हुए सारी दवाइयों को स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह लगातार जिले भर में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों पर कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में ये लावारिस मिली दवाइयों का संबंध झोला छाप डॉक्टरों से तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का मेडिसिन इस पेटी में मिला है उनमें से ज़्यादातर कोविड-19 के मामलों में इस्तेमाल होती हैं। बहरहाल ये तो प्रशासनिक जांच का विषय है कि आखिर ये दवाइयाँ यहाँ किसने फेंकी। रामानुजगंज बस स्टैंड में आज लावारिस दवाइयाँ मिली हैं। मौके पर जो उपस्थित थे उनसे पूछताछ की है तो किसी भी तरह की जानकारी नहीं पता चली। उक्त दवाइयों को स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबार पर एक बार फिर कार्रवाई की है। कोतवाली थाना क्षेत्र को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के सतीपारा इलाके में घर में से गांजा की बिक्री की जा रही है, जिस पर पुलिस ने सतीपारा इलाके में उस घर में दाबिश दी, जहां पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा और तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 570 ग्राम गांजा बरामद किया। इधर पुलिस के मुताबिक जब्त गांजे की कीमत 10,000 रुपये बताई जा रही है। अभी लगातार पुलिस महानिरीक्षक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नशे पर कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान आज दिनांक को सतीपारा से 570 ग्राम जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, मुखबिर की सूचना पे पकड़ी गई है
और इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर कार्रवाई की गई है। अभी आरोपी गिरफ्तार में है और रिमांड पर भेजी जाएगी। आरोपी तो एक ही है, लेकिन अभी उसको कहाँ से लाते हैं इसकी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चक्रवाती तूफान का प्रभाव सरगुजा जिले में भी है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था, लेकिन इसका प्रभाव शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मैनपाट जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। सरगुजा संभाग के तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ पर।